आज हमारी चर्चा का विषय है इतिहास का साहित्य के साथ संबंध। इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि, साहित्य की विषय वस्तु क्या है, इतिहास की विषय वस्तु क्या है और दोनों में क्या समानताएं हैं, किस प्रकार इतिहास अपने प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक दौर में साहित्य की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ था। इसके पश्चात हम देखेंगे समवाय के या सहसंबंध की कौन सी परिस्थितियां या अवसर विद्यमान हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और अंत में हम देखेंगे निष्कर्ष, किस प्रकार इतिहास व साहित्य का संबंध अन्योन्याश्रित है, समवाय की सीमा क्या होनी चाहिए तथा कुछ महत्वपूर्ण विचारों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इतिहास का साहित्य से संबंध। पृष्ठभूमि देख लेते हैं पहले। जॉनसन के अनुसार इतिहास मानव के कार्यों का लेखा जोखा है। जॉनसन मानते हैं कि मानव के कार्यों का लेखा जोखा जो होता है वह इतिहास है। और साहित्य के विषय में कहते हैं कि साहित्य मानव के विचारों तथा भावनाओं का अभिलेख है। तो साहित्य मानव के विचार और भावना से संबंधित है और इतिहास मानव के कार्य से संबंधित है। आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जब कोई विचार करेगा तभी वह कार्य करता है और विचार और कार्य एक दूसरे से सीधे तौर पर संबंधित हैं। विचार मानसिक रूप में होता है और उसको हम कार्य रूप में परिणित करते हैं, जिसका कि अध्ययन इतिहास करता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है जॉनसन के इस कथन से कि साहित्य और इतिहास का संबंध कितना घनिष्ठ है। मनुष्य की भावनाओं तथा विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है साहित्य। यदि ये पूछा जाए कि साहित्य क्या है तो उसकी परिभाषा की जा सकती है कि मनुष्य की भावनाओं और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, जिसको हम कहते हैं साहित्य। अलग अलग विधाओं में ये अभिव्यक्ति होती है। गद्य और पद्य की अनेक विधाएं हैं जिनसे साहित्य का सृजन किया जाता है। साहित्य में कल्पना का तत्व सम्मिलित होता है, इतिहास में कल्पना का तत्व नगण्य होता है। कुछ जगह परिकल्पना निर्माण आदि के लिए आवश्यकता होती है। ये कुछ अंतर है और समानताएं हैं इनके बीच। साहित्यकार, कवि अथवा लेखक समाज के मध्य निवास करता है, अतः उसके विचार, उसकी भावनाएं समाज से ही संबंधित होती हैं। इस कारण जब इतिहास का लेखन होता है तो उसमें साहित्य एक प्रमुख तत्व के रूप में विद्यमान होता है। इतिहास का प्रारंभिक विकास साहित्य की एक शाखा के रूप में हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी तक जितने विषयों के साथ संबंधों पर हमने चर्चा की, प्रत्येक अवसर पर हमने ये कहा कि इतिहास मूल विषय के रूप में है। चाहे अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, भूगोल हो, मानव शास्त्र हो, पुरातत्व विज्ञान हो, सभी के केंद्र में इतिहास को माना जाता है। इन सभी विषयों का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत होता है। यद्यपि वह संक्षिप्त रूप में होता है किंतु सभी का अध्ययन होता है। किंतु स्वयं इतिहास अपने प्रारंभिक काल में साहित्य की शाखा के रूप में रहा और स्वाभाविक है, साहित्य की शाखा कहने से ही स्पष्ट हो गया कि इसमें कल्पना के तत्व और कहानी के तत्व भी सम्मिलित रहे और यह दौर मध्यकाल तक चला। आधुनिक युग में आकर इसमें बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं। इतिहास की जो धारणा थी उसमें बड़ा परिवर्तन शुरू होता है ब्यूरी के इस कथन से कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। पूर्ण विज्ञान स्वीकार किया इन्होंने और ब्यूरी और उनके साथियों ने मिलकर फिर ये अभियान चलाया, आंदोलन चला, बाकायदा आंदोलन चला कि इतिहास में कल्पना के तत्व न हो, साहित्य का तत्व बिल्कुल सम्मिलित न किया जाए। इतिहास के कला पक्ष की उपेक्षा पूरी तरह से की गई और आधुनिक युग में इस तरह से इतिहास के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन आया। इतिहास के परिभाषा में भी ये परिवर्तन हुआ कि इतिहास का मुख्य उद्देश्य हुआ यथार्थ का चित्रण। ऐसी कोई भी कल्पना, ऐसा कोई भी साहित्य उसमें सम्मिलित न हो जिससे इतिहास का यथार्थ गुमराह हो जाए। तो आधुनिक युग में इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप का विकास हुआ और इसके पश्चात साहित्य का तत्व इसमें लगातार कम होता गया।
आगे इस पर और हम चर्चा करेंगे। साहित्य समाज का दर्पण है, ये प्रसिद्ध कथन है। मान्यता भी है कि तत्कालीन साहित्य उस काल के समाज को प्रतिबिंबित करता है। यद्यपि यह पूर्णतः सत्य नहीं है कि साहित्य पूरी तरह से समाज का दर्पण तो नहीं होता, हाँ धुंधला दर्पण अवश्य होता है, दिखता जरूर है, क्योंकि जो साहित्यकार होता है वह समाज में ही निवास करता है। इसके लिए उसके जो विचार होंगे, उसकी जो भावनाएं होंगी, वह उसी समाज से संबंधित होती हैं। इस कारण वह बहुत हद तक समाज की भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करता है, किंतु क्योंकि उसमें कल्पना के तत्व भी सम्मिलित होते हैं जो कि उस समाज से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होते हैं, इस कारण मैंने कहा कि यह धुंधला दर्पण होता है, लेकिन दर्पण होता अवश्य है। और क्योंकि इतिहास भी समाज का अध्ययन करता है, साहित्य की भी विषय वस्तु वही है, मनुष्य और समाज, इस कारण से स्वाभाविक रूप से इनके बीच अंतर संबंध है। आइए इसमें देखते हैं कि समवाय की स्थितियां और अवसर कौन से हैं, किन अवसरों पर इनका समवाय होता है। पहला है अंधयुगीन इतिहास का रहस्योद्घाटन। जिस काल में इतिहास से संबंधित स्रोत प्राप्त नहीं होते, उस काल का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ये तो आपको स्पष्ट है, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते या इतिहास की जानकारी आपको है इस नाते कि इतिहास प्रमाणों के आधार पर लिखा जाता है, कोरी कल्पना के आधार पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। जिस काल में कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होते, उस काल में, जिसको कहा जाता है अंधयुग, अंधयुग है, अंधकार का युग है, इस कारण उसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती, अतः इतिहास उसका नहीं लिखा जाता। यदि इस काल का साहित्य उपलब्ध हो जाए तो उस आधार पर कुछ इतिहास का लेखन किया जा सकता है। तो अंधयुगीन इतिहास का जब लेखन करना होता है, रहस्य उद्घाटन करना होता है, कुछ तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, तब साहित्य का सहारा लिया जाता है। तो इस समय समवाय स्थापित होता है। दूसरा है इतिहास के अध्ययन हेतु उपयुक्त अवसरों का निर्माण साहित्य के द्वारा किया जाता है। इतिहास के अध्ययन की प्रेरणा दी जाती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित साहित्य, आप सभी उनसे परिचित हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बचपन में हमने पढ़ा, आप सभी ने पढ़ा होगा। उसी प्रकार रानी दुर्गावती पर रचित साहित्य है, जब दुर्गावती रण में निकली तब हिलने लगी तलवारें दो, आकाश हिला जमीन हिली और हिलने लगी तलवारें दो। इनको पढ़ के हमको प्रेरणा मिलती है कि हम रानी दुर्गावती के बारे में जानें, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानें, और स्वाभाविक रूप से प्रायः सभी उससे प्रेरित हुए। शिवाजी पर, छत्रसाल पर लिखित साहित्य, जिसमें भूषण ने लिखा है शिवा बावनी, शिवाजी के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने विवरण दिया है कि शिवाजी ने किस प्रकार से रक्षा की, आक्रांताओं से हमारे धर्म को किस प्रकार बचाया। शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, मुझे बहुत प्रिय रहा, कई बार मैंने इसका अध्ययन किया है। छत्रसाल दशक, ये भी प्रमुख ग्रंथों में से हैं। इनको अगर आप इनका अध्ययन करें या ये कभी आपको अगर पढ़ने में आ जाएं, तो स्वाभाविक रूप से इन पात्रों के विषय में जानने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो एक तरह से प्रेरणा का निर्माण, यही कह रहे हैं, इतिहास के अध्ययन हेतु उपयुक्त अवसरों का निर्माण साहित्य के द्वारा किया जाता है। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो साथी होते हैं, जो मूलतः इतिहास से संबंधित नहीं होते हैं, वो इस तरह की रचनाओं को पढ़कर उनके बारे में विस्तार से जानने के इच्छुक होते हैं। तो इस तरह से इतिहास अध्ययन के लिए उपयुक्त अवसरों का निर्माण साहित्य के द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाएं, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास का विवरण देता है, सोमेश्वर द्वारा रचित रासमाला, कीर्ति कौमुदी गुजरात के इतिहास पर प्रकाश डालती है। कालिदास के नाटक गुप्त काल का विवरण देते हैं। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, देवी चंद्रगुप्त नाटक तत्कालीन इतिहास को प्रकाशित करते हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक रचनाएं हैं। इन रचनाओं के अध्ययन से हमें उस काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह परस्पर समवाय स्थापित होता है। धार्मिक इतिहास का विशद विवरण हमको साहित्य में प्राप्त होता है। भारतीय संदर्भों में कहें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म के बारे में विस्तार से विस्तृत साहित्य है। वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर
पुराणों तक। वैश्विक संदर्भ में कहा जाए तो ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी, जरस्त्रु का पंथ, सभी के विषय में, कन्फ्यूशियस का जो संप्रदाय था, इन सभी के बारे में, लाओ त्से का जो संप्रदाय था, अलग अलग जगहों पर मिश्रित रूप में धर्म का विकास हुआ। जापान में अलग तरह से बौद्ध धर्म वहाँ पहुँचा, उसके पूर्व अलग प्रकार की वहाँ परंपराएं थीं। तो इन सब का विस्तृत विवरण हमको साहित्य में प्राप्त होता है और इससे इतिहास निकाल लिया जाता है, इतिहास लिखा जाता है। संगम साहित्य एवं दक्षिण का इतिहास। दक्षिण भारत में रचित संगम साहित्य चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इतिहास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है। इस काल की रचित रचनाएं शिलप्पादिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, ये तीनों महाकाव्य थे। इनके अलावा विस्तृत रूप से, विशद रूप से संगम साहित्य की रचना की गई थी। उस काल के इतिहास पर विस्तृत रूप से ये साहित्य प्रकाश डालता है। यद्यपि इसमें बहुत सारी कल्पना के तत्व सम्मिलित हैं, किंतु फिर भी इतिहास उससे निकाल लिया जाता है। तो संगम साहित्य ने दक्षिण भारत के इतिहास को प्रकाशित किया। राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको मूल रूप से इतिहासकार नहीं माना जाता, यद्यपि इन्होंने इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उन पर हम चर्चा करेंगे। इनकी रचनाएं हैं वोल्गा से गंगा तक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कनैला की कथा, ये इनके गांव की कथा है, क्षेत्रीय आंचलिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। सिंह सेनापति, विस्मित यात्री, जय यौधेय, दिवोदास, मधुर स्मृति आदि राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री विद्यमान है। यायावर थे, लगातार भ्रमणशील थे, भ्रमण करते थे और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इन्होंने साहित्य की रचना की थी। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। समन्वय के रूप में इतिहास और साहित्य के सर्वप्रमुख उदाहरण के रूप में इनको प्रस्तुत किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचनाएं भी हैं। झांसी की रानी उपन्यास, शरणागत, हंस मयूर वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचनाओं में वयम रक्षामः, त्रुटिवश यहाँ रखना लिखा गया है, वयम रक्षामः, वैशाली की नगर वधू, सह्याद्री की चट्टानें प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री विद्यमान है। इनको इतिहास और साहित्य के समन्वय के रूप में देखा जा सकता है, किस प्रकार से ये समवाय या सहसंबंध स्थापित करते हैं। मूल जो इनके चरित्र हैं वो ऐतिहासिक हैं, पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, किंतु साहित्य भी उसमें है, कल्पना के तत्व भी मिश्रित हैं। तो ये प्रमुख लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जिनकी चर्चा हम करना चाहते थे। वैदिक कालीन साहित्य एवं इतिहास। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, वेदांग, इन सभी में हमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है, जिसका उपयोग इतिहास लेखन अथवा इतिहास के निर्माण में किया जाता है। तो वैदिक कालीन साहित्य है, प्रचुर मात्रा में है, विशद साहित्य है। इनसे इतिहास के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है। महाकाव्यकालीन साहित्य एवं इतिहास। रामायण, महाभारत आप सभी परिचित हैं, महाकाव्य हैं। सभी इनकी कथा, इनकी पृष्ठभूमि और विवरण से परिचित हैं। इनका भी पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व है। फिर इनसे संबंधित बहुत सारे पात्रों को लेकर बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। मैथिली शरण गुप्त का साकेत काव्य, रामायण और महाभारत से संबंधित अलग अलग पात्रों को लेकर अलग अलग रचनाएं की गई हैं। प्रायः सभी प्रमुख पात्रों पर अलग अलग ग्रंथ उपलब्ध हैं, कविता के रूप में, पद्य के रूप में और गद्य दोनों रूप में। इन सब से इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। बौद्धकालीन साहित्य एवं इतिहास। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक जातक ग्रंथ हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं इसमें। जयशंकर प्रसाद के द्वारा बौद्धकालीन नाटक जो लिखे गए। विशद बौद्ध साहित्य, मिलिंद पन्हों, मिलिंद प्रश्न के नाम से जाना जाता है, इन पर भी चर्चा की जाती है। विस्तार से बौद्ध साहित्य हमको प्राप्त होता है और इससे उस काल के इतिहास की जानकारी आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। मौर्यकालीन साहित्य एवं इतिहास। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज कृत इंडिका,
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक तथा अन्य मौर्यकालीन साहित्य से इस काल के इतिहास लेखन में बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। तो मौर्यकालीन जो साहित्य है वो भी इतिहास की जानकारी हमें देता है। अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका यद्यपि अब उपलब्ध नहीं है, किंतु इंडिका को पढ़कर जिन विद्वानों ने उसका उद्धरण दिया है वो अभी विद्यमान है। अर्थशास्त्र तो मूल रूप से विद्यमान है। तो इस काल के इतिहास पर पर्याप्त रूप से इसमें प्रकाश पड़ता है। गुप्तकालीन साहित्य तथा इतिहास, जब हम चर्चा करते हैं गुप्तकालीन साहित्य की, विशद साहित्य है जिसमें हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति, भास द्वारा रचित वासवदत्ता, चारुदत्त, कालिदास की रचनाएं, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम व मालविकाग्निमित्र, विशाखदत्त द्वारा रचित मृच्छकटिकम, देवी चंद्रगुप्तम, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि, यह सभी रचनाएं गुप्तकालीन इतिहास पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डालती हैं, बल्कि ये मुख्य स्रोत कहे जा सकते हैं गुप्तकाल के इतिहास को जानने के। तो विशद साहित्य गुप्त काल में मिलता है और उससे उस काल के इतिहास का लेखन होता है। हर्षकालीन साहित्य एवं इतिहास, वेन्सांग का भारत विवरण इस समय आता है। वेन्सांग चीनी यात्री है, आप सभी परिचित होंगे। ये भारत आया था इस काल में, इसने विस्तार से विवरण दिया है। हर्ष, सम्राट हर्ष के द्वारा रचित नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदम, वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, कादंबरी, भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, भर्तृहरि के शतक, सुबंधु द्वारा रचित रचनाएं, वासवदत्ता, सेठ गोविंद दास की रचना नाटक हर्ष, यह हर्षकालीन साहित्य है। इस काल को जानने के प्रमुख स्रोत के रूप में ये साधन विद्यमान है। तो हर्ष काल के बारे में भी जो साहित्य मिलता है वो इतिहास लेखन का प्रमुख स्रोत है। राजपूत कालीन साहित्य एवं इतिहास, राजपूत काल में भी विशद साहित्य मिलता है। अलग अलग रजवाड़े थे, राजपूतों के शासनकाल में पर्याप्त मात्रा में रचनाएं प्राप्त होती हैं। इस काल की रचनाओं में राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी, चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासव, जयानक की कृति पृथ्वीराज विजय, हेमचंद्र का कुमार पाल चरित, जयसिंह सूरी की रचना हम्मीर मान मर्दन, पद्मगुप्त की कृति नवशाह शांक चरित, सोमेश्वर की कृति कीर्ति कौमुदी, दिनकर कृत अंतिम सम्राट तथा विग्रहराज विशाल देव के एम मुंशी की कृति पृथ्वी वल्लभ, राजकुमार वर्मा की रचना एकांकी है पृथ्वीराज की आँखें आदि इस काल के साहित्य के ग्रंथ हैं। विशद साहित्य है, लंबी सूची देखी जा सकती है इसमें। ये पर्याप्त रूप से क्षेत्रीय इतिहास और देश के इतिहास की जानकारी इस काल के साहित्य से हमको प्राप्त होती है। सल्तनतकालीन साहित्य एवं इतिहास देख सकते हैं। अलबरूनी का भारत विवरण, तहकीक हिंद, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, एकनाथ, कबीर, नानक, तुलसी, इन सब की पर्याप्त मात्रा में विशद रचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, हमीर रासव, अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, तारीख़ अलाई, तुगलकनामा, जयदेवकृत गीत गोविंद, अरबी उर्दू साहित्य भी इस काल में विद्यमान हैं, जिससे इस काल के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। स्पष्ट है कि साहित्य इस काल के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत के रूप में है। इसी प्रकार से मुग़ल काल के बारे में भी कहा जा सकता है। बाबरनामा, हुमायूंनामा, आईने अकबरी, तुजुके जहांगीरी, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, तुलसीदास की कृतियाँ, रामायण, केशव बिहारी, भूषण, रहीम, रसखान, सेनापति आदि रीतिकालीन कवियों की रचनाएं हैं। राणा प्रताप पर, राणा सांगा पर, अनेक राजपूत वीरों पर अनेक साहित्यिक रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। गुरुभक्त सिंह की कृति नूरजहां काव्य है। श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी आदि इस काल से संबंधित साहित्य है, जिससे इस काल के इतिहास पर पर्याप्त रूपेण प्रकाश पड़ता है। आधुनिक कालीन साहित्य एवं इतिहास, बहादुर शाह जफर का काव्य संकलन है उनका। वृंदावन लाल वर्मा की रचना झांसी की रानी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना नाना फड़नवीस, सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति सन 57, तिलक,
महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ प्रसिद्ध कृति है बंकिम चंद्र चटर्जी की, अबुल कलाम आज़ाद की रचित इंडिया विंस फ्रीडम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर अनेक नाटक, बहुत सारी इनकी स्वयं की कविताएं भी हैं, क्रांतिकारियों की रचनाएं हैं, ये बड़े पैमाने पर विद्यमान है। इससे इस काल के इतिहास को जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में यदि हम बात करें तो इंग्लैंड के संदर्भ में शेक्सपियर जो काफ़ी ऐतिहासिक उद्धरण दिया करता था, वाल्टर स्कॉट, चार्ल्स डिकेंस, फ्रांस के संदर्भ में रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जर्मनी से संबंधित गेटे, गोथे, टॉमस मन, रूस से संबंधित लेनिन, चेखव, तुर्गनेव, गोर्की, टॉल्स्टॉय आदि बड़े पैमाने पर ऐसे विद्वान हैं। कार्ल मार्क्स हैं यूरोप से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पर्याप्त मात्रा में इनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, इनसे इस काल के इतिहास के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आंचलिक इतिहास हेतु लोक साहित्य महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्षेत्र के लोक साहित्य का यदि अध्ययन किया जाए तो आंचलिक इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी हमको प्राप्त होती है। वहाँ के लोकगीत, मुहावरे, उस क्षेत्र के एकांकी, लोक कथा, लोक साहित्य का उस क्षेत्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है। उससे उस काल के, उस क्षेत्र विशेष के इतिहास का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। इतिहास को रुचिपूर्ण और सरस बनाने हेतु साहित्य का समवाय आवश्यक है। इतिहास की विषय वस्तु ज़्यादातर निरस होने के कारण उसे सरस बनाने के लिए साहित्य का प्रयोग किया जाता है, ताकि उस पर रुचि हो, रुचिपूर्वक इतिहास का अध्ययन किया जा सके। इतिहास लेखकों ने ये अनुभव किया कि नीरस रूप से यदि केवल तथ्यों को रखा जाए तो कोई इतिहास का अध्ययन नहीं करेगा। उसे सरस और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कुछ साहित्यिक प्रयोग उसमें किए जाते हैं, तो इसलिए आवश्यक है, ये मानते हैं। इतिहास में परिकल्पना निर्माण महत्वपूर्ण बिंदु है। परिकल्पना निर्माण इतिहास का आवश्यक तत्व होता है, और जब भी परिकल्पना निर्माण करना होता है तो साहित्य या कला का सहारा लेना आवश्यक होता है, क्योंकि कल्पना का तत्व उसमें जुड़ा होता है। केवल ईंट पत्थर अगर सामने रखे हों और आप कल्पना न करें तो मकान किस प्रकार होंगे आप नहीं बता सकते। तो इस तरह से परिकल्पना निर्माण ये सामान्य प्रक्रिया है। इतिहास पढ़ने और लिखने वाले इस बात को अवश्य समझते होंगे। तो परिकल्पना निर्माण हेतु आवश्यकता होती है साहित्य की या कला की। वोल्गा से गंगा तक इतिहास एवं साहित्य के समवाय का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये राहुल संकृत्यायन की रचना है। वोल्गा, गंगा से वोल्गा तक साहित्य एवं इतिहास के समवाय का सर्वोत्तम उदाहरण स्वीकार किया जा सकता है। इस ग्रंथ में प्रागैतिहासिक युग से शुरू किया गया है और आधुनिक युग तक के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को सहज, सरल और सरस तथा सुबोध ढंग से 20 ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से बड़े शानदार ढंग से राहुल सांकृत्यायन जी ने प्रस्तुत किया है। ये इनकी सर्वोत्तम रचना कही जा सकती है या सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है साहित्य और इतिहास के समवाय या सहसंबंध को लेकर। कभी अवसर मिले तो इनका अध्ययन अवश्य करें। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये स्पष्ट उदाहरण है इतिहास और साहित्य के समवाय का। इसके अलावा साहित्यिक परिचर्चाओं, गोष्ठियों तथा अन्य साहित्यिक आयोजनों से प्रत्यक्ष समवाय भी स्थापित किया जा सकता है। जब भी कोई साहित्यिक आयोजन हो रहे हों तो इतिहास और साहित्य का प्रत्यक्ष समवाय भी संभव है। जब भी कोई ऐतिहासिक रचना साहित्यिक रूप से प्रस्तुत की जा रही हो, ऐसे आयोजनों में, गोष्ठियों में, परिचर्चाओं, नाटकों आदि के माध्यम से सीधे तौर पर विद्यार्थी जो इतिहास के हैं या शिक्षक हैं वो सीधे तौर पर भी समवाय स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से इतिहास और साहित्य का समवाय या सहसंबंध या उसके अवसर इस प्रकार से विद्यमान होते हैं। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष। साहित्य इतिहास का कलात्मक पक्ष है। इतिहास में जो साहित्य का प्रयोग होता है वो इतिहास का कलात्मक पक्ष है। दो पक्ष इतिहास के
माने जाते हैं, एक वैज्ञानिक पक्ष और दूसरा कलात्मक पक्ष। वैज्ञानिक पक्ष जो होता है वो इतिहास के प्रमाण एकत्र करने में और किस प्रकार से सच्चाई है वहाँ तक पहुँचने में उपयोगी होता है। लेकिन जैसे ही प्रस्तुतिकरण का क्षेत्र प्रारंभ होता है, उसको समझाना होता है, स्पष्ट करना होता है, इतिहास का लेखन होता है, उसमें साहित्य या कला का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा गया साहित्य इतिहास का कलात्मक पक्ष है। उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए, किस प्रकार से आम विद्यार्थी को, सामान्य लोगों को उसको समझा दिया जाए, इस हेतु इतिहास में साहित्य का प्रयोग होता है। तो साहित्य इतिहास का कलात्मक पक्ष है इतिहास के संदर्भ में। साहित्य से इतिहास का सृजन हो। साहित्य स्रोतों से अथवा साहित्यिक विवरणों से इतिहास का सृजन होना चाहिए। इतिहास की दृष्टि से अनुपयोगी और निरर्थक जो तथ्य हैं उसको साहित्य से हटा दिया जाए तो शेष जो बचेगा वह इतिहास होगा। ये इतिहास के संदर्भ में बात की जा रही है। जब इतिहास का लेखन करना हो और उसमें कोई प्रमाण हमारे पास अन्य प्रमाण साहित्यिक स्रोत को छोड़कर न हो, तो उस परिस्थिति में साहित्य का गहन अध्ययन करके जो उसमें सच्चाई हो, कल्पना के तत्वों को यदि उसमें हटा दिया जाए तो उसमें से इतिहास निकाला जा सकता है। तो साहित्य से इतिहास का सृजन होना चाहिए, न कि साहित्य को यथा साहित्य प्रस्तुत कर देना चाहिए, ये इनका कहना है। समवाय में संतुलन हो। साहित्य और इतिहास के समवाय में संतुलन स्थापित करना या उसका विशेष ध्यान रखना होता है। इतिहास यथार्थ पर आधारित होता है, अतः उसके यथार्थ पर आँच न आए, इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इतिहास का यथार्थ विकृत न हो, वहीं तक साहित्य का प्रयोग इतिहास में होना चाहिए। अतः समवाय में, सहसंबंध में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इतिहास का सत्य, उसका यथार्थ, उसकी वस्तुनिष्ठता विकृत न होने पाए। इतिहास का प्रस्तुतिकरण साहित्यिक हो। हमने पहले भी चर्चा की, जब तक सामग्री संकलन हो, इतिहास की सच्चाई अपने सामने लानी हो, तब तक वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास का अध्ययन होता है। सच्चाई सामने आ गई, अब उसको लिखा जाना है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाना है अथवा उसकी व्याख्या की जानी है। उस अवसर पर साहित्य का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, तभी वो बात आम लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंच सकती है। तो इतिहास का प्रस्तुतिकरण जब बताया जाए, लिखा जाए, व्याख्या की जाए, उस समय साहित्यिक प्रयोग होना चाहिए। ट्रेवेलियन लिखते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, किंतु पाठकों के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की विधि कला है, अतः शब्दों की लेखन कला साहित्य है। वही बात ट्रेवेलियन कह रहे हैं कि जब तक तथ्य इकट्ठे करने हों, सत्य सामने लाना हो और उसके बाद जब लेखन करना हो, दोनों में अलग अलग प्रयोग हो, पहले वैज्ञानिक प्रयोग और उसके बाद कला का प्रयोग करके उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ट्रेवेलियन भी वही विचार रख रहे हैं। एल्टन लिखते हैं, इतिहास लेखन को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करने के बावजूद इसके प्रस्तुतिकरण में एवं व्याख्या में साहित्यिक शैली की नितांत आवश्यकता होती है। बिल्कुल वही बात एल्टन महोदय भी व्यक्त कर रहे हैं। और अंत में राउज के विचार महत्वपूर्ण हैं। सभी वैज्ञानिक विधियों के सफल नियोजन के पश्चात भी इतिहास सदैव साहित्य की एक शाखा रहेगा। ये राउज महोदय का कथन है।